नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन के निवेश कार्यक्रम में मैं अतुल दुबे आपका स्वागत करता हूं। निवेश एक ऐसी पहेली है जिसको लेकर के प्रत्येक व्यक्ति जो है विचलित रहता है। उसको ये नहीं समझ में आता कि कब मुझे निवेश करना चाहिए, कितना निवेश करना चाहिए, या अपनी इनकम का कितना % मुझे निवेश करके भविष्य में जो है मैं सुरक्षित अपने सारे खर्चों को कर सकता हूं। इन्हीं सभी गूढ़ बातों को समझाने के लिए विस्तार से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं हरीश कृष्णानी जी। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है हरीश जी। और हरीश जी बड़े सरल शब्दों में और बड़े अच्छे तरीके से आपको ये बताते हैं कि किस तरीके से आप वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं, या इनकम जनरेशन की बात होती है या वेल्थ क्रिएशन, इन दोनों को जो है विस्तार से हम आपसे पूछेंगे और चर्चा भी करेंगे। तो चलिए, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और मुझे ये बताएं कि आज की डेट में देखा जाए म्यूचुअल फंड बहुत पॉपुलर होता जा रहा है जी। प्रत्येक व्यक्ति म्यूचुअल फंड की तरफ आकर्षित हो रहा है और म्यूचुअल फंड का फंड साइज भी बहुत बढ़ता जा रहा है। उसके पीछे उसका कारण क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं ये चीज़ बोलूँगा, म्यूचुअल फंड पॉपुलर क्यों हो रहा है जी। पहले जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन थे हमारे पास, जो भी एफडी था या पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट था या और भी जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ थी, वहाँ पे जो निवेशक था उसको एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था। पुराने ज़माने में आपने भी सुना होगा 5.5 साल में पैसा डबल होता था, 6 साल में पैसा डबल होता था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बट आज की तारीख में अगर हम 6% से जोड़ें तो 12 साल में पैसा डबल होता है। हाँ। तो क्लाइंट को उसके पैसे का मूल्य नहीं मिल पा रहा है जी। इसलिए अब धीरे धीरे लोग ट्रेडिशनल से हटकर म्यूचुअल फंड या इक्विटी की तरफ जी जा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है। और जो आज की यंग युवा पीढ़ी है तो उनको एक तो रिटर्न्स भी अच्छे चाहिए और वो रिस्क लेने के लिए भी तैयार है। जी। तो दूसरा ये कारण है इसका सबसे बड़ा कि म्यूचुअल फंड में पैसा सबसे ज़्यादा आ रहा है। और उसकी पॉपुलैरिटी इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि गवर्नमेंट ने भी कई सारे कैंपेन चलाए हुए हैं। म्यूचुअल फंड सही है करके कैंपेन चलाया हुआ है। लोगों की अवेयरनेस बढ़ी है। पहले लोग डरते थे। पहले एक्चुअली लोगों के साथ कई सारे धोखे भी हुए हैं, चिटफंड के थ्रू, किसी ऐसे चीज़ों के थ्रू। तो अब धीरे धीरे अवेयरनेस भी बढ़ी है। अवेयरनेस के कारण भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। उसका सबसे बड़ा रीजन और लोगों को जो है महंगाई से बढ़ता हुआ रिटर्न भी मिलने लगा है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आपने कहा कि 6% पहले जो है 6% के रिटर्न से हमें 12 साल 15 साल लग जाते हैं पैसे को डबल करने। बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों, एक बार आप अपने फिर से जो है हमारे लैंडलाइन नंबर को नोट कर लें, 0755266049 और हमारा टोल फ्री नंबर है 075526603232। इन नंबरों से आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं और प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो हरीश जी, कई बार देखा गया है कि क्या म्यूचुअल फंड उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए उपयुक्त है जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं या जो ज़्यादा राशि इन्वेस्ट करते हैं, या सभी के लिए ये उपयुक्त है? देखिए, म्यूचुअल फंड का मतलब है आपसी सहमति से दिया गया पैसा जो आपसी सहमति से निवेश होता है जी। म्यूचुअल फंड का बेसिकली मतलब यही है, म्यूचुअली आपसी सहमति, कंपनी और ग्राहक के बीच में आपसी सहमति होती है। तो ये ज़्यादातर उपयोगी सभी टाइप के कस्टमर के लिए है, क्लाइंट्स के लिए है। पर इसमें छोटा निवेशक भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, वो चाहे 100 रुपये करे, चाहे वो 500 रुपये करे, और बड़ा निवेशक चाहे वो 5 लाख करे या 50 लाख करे, दोनों के लिए अनुकूल है। और प्रोडक्ट बास्केट की बात करें तो म्यूचुअल फंड के अंदर ऐसा नहीं है सिर्फ शेयर मार्केट के अंदर ही पैसा लगता है। जी। उनके पास डेट मार्केट के अंदर भी फंड्स अवेलेबल हैं। हम आपके पास भी चर्चा करेंगे। आपके पास अलग अलग कैटेगरी के फंड्स अवेलेबल हैं। तो जिस कस्टमर की या जिस क्लाइंट की जैसी रिस्क कैपेसिटी है वो वैसे निवेश कर सकता है। तो इसमें अधिकतम और न्यूनतम की कोई परिभाषा है क्या, कि कोई इन्वेस्टर जो है अधिकतम कितना निवेश कर सकता है, न्यूनतम कितना निवेश कर सकता है? देखिए, न्यूनतम कई सारे फंड्स में 100 रुपये से भी अगर SIP आजकल चालू हो रही है जी। और नॉर्मली 500 रुपये भी है, 5000 भी है, और कोई ऊपर ही कोई सीमा नहीं है, ऊपर की कोई सीमा नहीं है। आप कितने भी पैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जी। तो कई बार ये देखा गया है कि निवेशक की इच्छाएं या निवेशक का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होता है। बिल्कुल। तो उस ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर आप क्या सलाह करते हैं कि किस तरह से वो उसे निवेश करना चाहिए? जैसे कोई निवेशक जो है लंबे समय के लिए निवेशित रहना चाहता है जी। कोई कभी भी पैसा निकाल सकता है, जैसे बिजनेसमैन वगैरह। बिल्कुल। या कुछ ऐसे निवेशक होंगे जो एक लंबी से कम और छोटी से ज़्यादा अवधि के लिए भी निवेश करना चाहते होंगे, तो उनके लिए किस तरह से प्रोडक्ट वेरीफाइड है? देखिए, इसको हम लोग बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं या गोल प्लानिंग बोलते हैं। हर आदमी का अलग अलग गोल होता है। एक व्यापारी है, उसको आज उसके पास पैसा पड़ा हुआ है, पर 6 महीने बाद उसकी सीजन चालू होगी तो 6 महीने बाद उसको पैसा चाहिए, तो उसको हम ऐसा लिक्विड फंड सजेस्ट करते हैं, आप 6 महीने के लिए लिक्विड फंड में पैसा डालो। अब किसी का आज बचा हुआ है और उसके हायर एजुकेशन के लिए उसको पैसा रखना है, तो उसके बाद 15 से 20 साल हैं,
तो 20 साल हैं तो 20 साल के हिसाब से वो प्लानिंग करेगा। तो जैसा जितना लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा, कोई आदमी विचार करता है आज मैंने घर ले लिया तो मेरे को 2 साल बाद कार लेनी है, 5 साल बाद कार लेनी है, या और कुछ काम करना है, तो हर गोल प्लानिंग के लिए अलग अलग स्कीम्स, अलग अलग फंड और अलग अलग चीज़ें अवेलेबल है। आपका जैसा गोल है, जितने टाइम का गोल है, उस रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से आप निवेश करते हैं और उसके हिसाब से आपको अनुकूल रिटर्न भी मिलता है। जी, हमसे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, नंदस्वरूप जी बाराबंकी से। नंदस्वरूप जी नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा नाम नंदस्वरूप मिश्रा बाराबंकी। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो डाकघर है, बैंक है, इसमें तमाम सी योजनाएं चल रही है जिसमें पैसा जमा करने के, म्यूचुअल फंड में जमा करने से हमारा कितना लाभ होगा और मेरा पैसा कितना सुरक्षित है इससे? जी जी जी, तो इनका प्रश्न बड़ा बेसिक सा है कि मुझे कितना लाभ होगा। जी जी, यहाँ पर जो है वो उसको क्वांटिफाई करना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कितना जो है मैं, देखिए आप नंदस्वरूप जी नमस्कार, आपका जो सवाल है उसके हिसाब से मैं उसका आंसर ये दूंगा। जैसे आप बैंक में एक एफडी करते हैं या कुछ भी आरडी करते हैं तो उसमें आपको एक फिक्स इंटरेस्ट मिलता है 6-7% या 8%, जो भी बैंक लिख के देता है। म्यूचुअल फंड में कभी भी आपको कोई लिख के नहीं देता, पर अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो मिनिमम साइड की अगर बात करें तो 10 से 12% का रिटर्न आपका बन सकता है अगर आप 5 साल प्लस का व्यू रखते हैं तो। और आपकी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से आपको फंड चूज़ करना रहता है। अगर आप डेट फंड चूज़ करते हैं तो आप 7-8% का ही रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इक्विटी फंड या मॉडरेट फंड में तरफ जाते हैं तो 10% 12% का रिटर्न आपको आ सकता है लंबे समय में। तो अगर कंपेयर किया जाए तो म्यूचुअल फंड आपको बैंक एफडी या बैंक रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न देता है, पर उसमें आपको धैर्य रख के इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और धैर्य से बड़ा कोई तपस्या नहीं है, और जिसने धैर्य के साथ तपस्या की है उसको हमेशा फल मिला है। बिल्कुल सही बात है। तो अभी आपने जैसे कहा कि इक्विटी फंड, डेट फंड और हाइब्रिड फंड, ये इन सब फंड में निवेशक किस तरह से ये आइडेंटिफाई करे कि मुझे निवेश जो है इक्विटी फंड में करना चाहिए या मुझे डेट फंड में करना चाहिए या मुझे हाइब्रिड फंड में, कब किसके लिए कौन सा प्रोडक्ट उपयुक्त होगा, ये कैसे वो आइडेंटिफाई करें? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है आपका जी। इसमें आइडेंटिफाई देखिए ऐसे करना है। आज अगर कोई यंग बच्चा है 25 साल का और आज उसकी नौकरी लगी है 50,000 रुपये महीने की तनख्वाह के साथ, और वो अपने भविष्य के लिए, अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए निवेश करना चाहता है, तो उसके पास और कुछ नहीं तो रिटायरमेंट में अगर वो 50 साल की उम्र में भी रिटायर होना चाहता है, आजकल के यंग बच्चे जल्दी रिटायर होना चाहते हैं, बिल्कुल सही तो 25 का आज है और 25 साल बाद वो रिटायर होना चाहता है, तो 25 साल उसके बाद पर्याप्त समय है, तो वो इक्विटी फंड में इक्विटी को चूज कर सकता है। अगर उसको लंबे समय के लिए निवेश करना है तो वो इक्विटी फंड में जा सकता है। इक्विटी फंड के अंदर भी अलग अलग कैटेगरी है, आपका लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लैक्सी कैप और थीमेटिक फंड्स, तो उसमें भी अलग अलग कैटेगरी है। तो उसका जैसा रिस्क कैपेसिटी है, मतलब वो लेना चाहता है, तो वो ऐसे फंड के अंदर जा सकता है। पर मैं अपने जनरली रिकमेंडेशन के हिसाब से अगर बोलूं तो मल्टी कैप और फ्लैक्सी कैप कैटेगरी एक अच्छी कैटेगरी है, जहां पे आपको मिड, स्मॉल, लार्ज तीनों कैटेगरीज का एक बुके मिल जाता है। अब आ जाते हैं हम, अगर कोई दूसरा ऐसा इन्वेस्टर है जो रिटायर हो गया है, अपने ऑफिशियली टाइम से रिटायर हो गया, अब उसको रिटायरमेंट का पैसा मिला है, पर उसको अपने मंथली एक्सपेंस के लिए कुछ खर्चा चाहिए, तो वो ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि उसकी जीवन भर की कमाई हुई पूंजी है, तो उस पर ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता। तो ऐसे में निवेशक को मैं जनरली मल्टी एसेट कैटेगरी या जो हाइब्रिड कैटेगरी रहती है, जहाँ पे 60-40 का रेशो रहता है, कई फंड्स के अंदर 50-50 का भी रेशो रहता है, 50 इक्विटी 50 डेट या 60-40 का भी रेशो रहता है। या कुछ आजकल मल्टी एसेट फंड ऐसे भी अवेलेबल हैं जिनके अंदर आपको कुछ 20-25% गोल्ड सिल्वर का भी एक्सपोजर मिल जाता है, कुछ रीट्स का भी मिल जाता है और आपका डेट और इक्विटी का भी मिल जाता है। तो वो फंड में जनरली अगर उनका 5 साल प्लस का व्यू है तो उस फंड के अंदर जा सकते हैं। वहाँ से वो मंथली अपना SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू अपना मंथली इनकम भी ले सकते हैं। जनरली हम लोग वो इनकम 7 से 8% से कस्टमर को, क्लाइंट को रिकमेंड करते हैं। आप 7 से 8% से आप अपनी उसमें से मंथली इनकम लो, और बाकी अगर 10% के आसपास का फंड का रिटर्न आ रहा है तो उस फंड को आप ग्रो होने दो। हमसे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, नीतीश मिश्रा जी। नीतीश जी आप नमस्कार, आप अपने टीवी का वॉल्यूम करें और प्रश्न पूछें। बात कर रहा हूँ। मेरा प्रश्न है सर कि अगर बेंचमार्क सूचकांकों में अगर 2 अंकों की गिरावट होती है तो भारतीय शेयर धारकों के कितना नुकसान हो सकता है। दूसरा प्रश्न यह था कि अमेरिकी फेडरल ऑफ रिजर्व जब अपनी नीतिगत ब्याज दरों में कोई बदलाव करती है तो क्या उसका भी असर भारतीय शेयर मार्केट की सेहत पर पड़ता है क्या? जी बिल्कुल, आपका जो क्वेश्चन है उसको जितना मैं समझ पाया, तो अगर किसी भी सूचकांक में जो भी परिवर्तन होता है
तो मार्केट के अंदर उसका परिवर्तन आता ही है। और बाकी जो म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड जरूरी नहीं है पूरा का पूरा पैसा उसका सूचकांक के अंदर लगाओ, जो भी हर फंड का अलग अलग बेंचमार्क होता है, तो उस बेंच का मार्च के उसके पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंगली उसके अंदर उसका चेंजेस होता है। जरूरी नहीं है अगर मार्केट गिरा है तो आपके फंड की एनएवी गिरेगी, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये आप उस पर्टिकुलर सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है उसके अकॉर्डिंगली उस पर इम्पैक्ट आएगा। और दूसरा जो आपका फेड रिजर्व का जो भी है, तो अगर फेड रिजर्व का जो भी रेट चेंज होता है प्लस या माइनस, तो उसका मार्केट पे दुनिया के हर मार्केट पे फर्क पड़ता है, क्योंकि दुनिया के हर मार्केट में डॉलर का वर्चस्व है, तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है। जी, हम एक छोटे से विराम के लिए रुकते हैं और विराम के बाद फिर हम चर्चा को जारी रखेंगे। पहलवान का बुलावा आया है। क्लच और गियर लगा के आया साइकिल लौंड, आया साइकिल लौंड, आया साइकिल लौंड। ये सब कुछ लिफ्ट कर लेगा, कंफर्ट देगा, इसका टॉर्क बढ़कर मिट्टी सेट कर लेगा, पुल कर लेगा। ऐसा धाकड़ है पहलवान वाला दम और टॉप में नंबर 1। पेश है महिंद्रा ट्रैक्टर्स की नई टफ रेंज। पेश है महिंद्रा ट्रैक्टर्स की नई टफ रेंज। इसमें है बेस्ट इन क्लास मैक्स टॉर्क और बैकअप टॉर्क, जो दे से पहलवान वाला दम। महिंद्रा ट्रैक्टर्स, टॉर्क में नंबर 1, टफ हर दम। चलिए, एक कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरीश जी, कई बार क्या होता है कि जब हम पैसा निवेश करते हैं तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल आ जाता है एनएवी का। बिल्कुल। ये एनएवी क्या है और किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, या इसका इम्पैक्ट जो है हमारे निवेश पर घटने बढ़ने का किस तरह से पड़ता है, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, एनएवी का मतलब है नेट एसेट वैल्यू, जो कि हर एक फंड के अंदर उसका एक वैल्यू होता है, जिसको प्राइसिंग भी बोला जाता है, पर यूनिट प्राइसिंग भी बोला जाता है। अब एनएवी को मैं एलोबरेट करने से पहले मैं एक छोटा सा एलोबरेट इसमें करूंगा। म्यूचुअल फंड क्या है और कैसे काम करता है, उसी में एनएवी का जवाब भी आएगा, उसी से रिलेटेड है। देखिए, आपने एक स्कूल बस देखी होगी, आप सब लोगों ने देखी होगी स्कूल बस, वो एक ही स्कूल जाती है, एक स्कूल की बस है, पर उसमें जो बच्चे बैठते हैं वो अलग अलग क्लास के बैठते हैं। वो KG 1 से लेकर 12 तक का बच्चा हो सकता है, वो उसके अंदर बैठता है। तो वैसे ही, और उसका जो ड्राइवर होता है एक ही होता है, जो रोज बच्चों को लेके जाता है और लेके आता है। तो ऐसे ही म्यूचुअल फंड है जिसमें अलग अलग टाइप के निवेशक निवेश करते हैं। KG 1 वाला छोटा इन्वेस्टर हो गया और 12th वाला बड़ा इन्वेस्टर हो गया। ऐसे ही वो उस बस के अंदर बैठते हैं। रिटर्न जो है सबको समान मिलता है, जैसे बस एक ही स्थान पे छोड़ती है, वैसे ही रिटर्न सबको समान मिलता है। बस जो जैसा पैसा लगाता है वैसा उसका रिटर्न बनता है। ये उसका छोटा सा जवाब। अब एनएवी कैसे काम करता है, तो देखिए, जैसे जो भी पोर्टफोलियो होता है, ड्राइवर उसका फंड मैनेजर है, तो फंड मैनेजर जो भी पोर्टफोलियो बनाता है, जैसे 50 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाया हुआ है एक स्कीम के अंदर, XYZ स्कीम है, उसके अंदर 50 स्टॉक उसने खरीदे। 50 स्टॉक का जो भाव होगा अलग अलग भाव होगा। अब उसके अंदर फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है और 50 स्टॉक है, वो अलग अलग रेशियो में है, किसी का 5% है, किसी का 2% है, किसी का 3% है। तो सभी का एवरेज प्लस करके और उसको डिवाइडेड बाय यूनिट्स में कर दिया जाता है। जितने 1 लाख को जितने वो डिवाइड होंगे उतने यूनिट्स बन जाएंगे और वो उसका प्राइस आ जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा 1 लाख में, तो वो उसका प्राइस आ जाएगा। तो उसको बोला जाता है एनएवी। उस एनएवी में से जो भी कंपनी का खर्चा होता है, जिसको BER बोला जाता है, बेस एक्सपेंस रेशो, जिसमें कंपनी का कॉस्ट भी जुड़ा रहता है, जो भी उसके ब्रोकरेजेस हैं, फंड मैनेजर्स की सैलरीज हैं, जो भी उसके कॉस्ट हैं वो उसमें सब जुड़े रहते हैं। वो माइनस करने के बाद एक जो रेट आता है उसको एनएवी बोला जाता है, नेट एसेट वैल्यू, जो डेली के डेली बेस पे जिस दिन भी मार्केट वर्किंग डे होता है उस दिन आता है, और सुबह से शाम जो मार्केट चलता है उसका एनएवी रात को 10 बजे 10:30 बजे तक डिक्लेयर किया जाता है। और जो कट ऑफ टाइम होता है म्यूचुअल फंड का 3 बजे तक का होता है। 3 बजे तक दिन के आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं वो उस दिन में लिए जाते हैं। 3 बजे के बाद वो नेक्स्ट वर्किंग डे में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाते हैं। दर्शक जुड़ चुके हैं, छाबड़िया जी। छाबड़िया जी नमस्कार, आप अपना प्रश्न पूछिए।
नमस्कार सर, अशोक छाबड़िया भोपाल से बोल रहा हूँ। जी जी अशोक मेरा जी। प्रश्न ये है कि रिटायरमेंट के बाद पैसा कहाँ लगाना चाहिए जिससे पर मंथ हमको जो है एक इनकम मिलती रहे। जी बहुत अच्छा प्रश्न है, और प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा रहती है कि रिटायरमेंट के बाद उसको एक कांस्टेंट इनकम विदाउट अफेक्टिंग कैपिटल जो है मिलता रहे। तो हरीश जी जो है प्रश्न आपके लिए। छाबड़िया जी का जो क्वेश्चन है, उनको जैसे रिटायरमेंट हुआ है और उनको एक मंथली इनकम चाहिए। जनरली क्या होता है, आपकी सैलरी रिटायरमेंट के बाद या तो आधी या 40% रह जाती है, तो आपको खर्चा चलाने के लिए आपको एक इनकम चाहिए रहता है। तो अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था, आप अगर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और आप अपने पैसे को सेफ रखना चाहते हैं तो सेफेस्ट के हिसाब से आपके पास हाइब्रिड ऑप्शन है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड कैटेगरी रहती है, दूसरी मल्टी एसेट कैटेगरी रहती है। दो आपके लिए एसेट कैटेगरी बहुत बढ़िया एसेट कैटेगरी है, पर आपको कम से कम उसमें व्यू जो रखना है 5 साल प्लस का रखना है। 5 साल प्लस के लिए अगर आप पैसा रखना चाहते हैं तो आप उन कैटेगरीज के अंदर रख सकते हैं, और 7 से 8% का आप उसमें से मंथली 7 से 8% ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। अगर 8% की बात करें तो 1 लाख रुपए पर 666 रुपये होते हैं। मैं आपको एक कैलकुलेशन बता रहा हूँ। तो 666 के हिसाब से आप 10 लाख रुपए अगर लगा रहे हैं तो 6,666 रुपये आप 8% के हिसाब से मंथली आप SWP के थ्रू ले सकते हैं, और बाकी आपका पैसा धीरे धीरे वो बढ़ता रहेगा। और उस फंड के अंदर 10 से 12% का रिटर्न आ रहा है, तो 2 से 4% का जो बाकी का है वो उस फंड में ऐड होता रहेगा। और कोशिश कीजिए, अगर आप आज निवेश कर रहे हैं तो आप SWP 6 या 12 महीने के बाद चालू करें। तो उसमें क्या है, उस फंड को एक थोड़ा ग्रो होने का मौका भी मिलेगा, और आपको भी जो चीज़ समझ में आएगी 6 महीने में फंड कैसे काम कर रहा है, और उसके हिसाब से फिर आप आगे अपना SWP ले सकते हैं। एक ब्रीथिंग गैप मिल जाता है जिसमें फंड आपका थोड़ा सा एक्यूमुलेट हो जाता है, बिल्कुल, और फिर रिटर्न मिल जाता है। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देनी है, और उसके बाद फिर हम कार्यक्रम को जारी रखेंगे। जी, गुलनाज, उम्र 23 वर्ष, कद 4 फीट 8 इंच, भीमनगर भोपाल अरेरा हिल से लापता हैं। चंदन तंवर, उम्र 47 वर्ष, शाहजहानाबाद भोपाल से लापता हैं। हिमांशु पाल, उम्र 21 वर्ष, कद 5 फीट, सूरजनगर सेवनिया गौड़ रातीबड़ भोपाल से लापता हैं। अंजलि होलकर, उम्र 27 वर्ष, कद 4 फीट 8 इंच, बाग सेवनिया भोपाल से लापता हैं। इनसे संबंधित जानकारी मिलने पर इस पते पर संपर्क करें। पुलिस मुख्यालय, आपदा अपराध अनुसंधान विभाग, भोपाल। फ़ोन नंबर 0755 244 3212। तो दर्शकों, एक बार फिर आपका कार्यक्रम में स्वागत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है हरीश जी की, अगर कोई निवेशक फर्स्ट टाइम निवेश स्टार्ट करना चाहता है तो उसे क्या सावधानियां रखना चाहिए और किस तरह से वो निवेश करे? देखिए, जो पहली बार अगर कोई निवेश करता है तो थोड़ा सा वो घबराया हुआ रहता है, अगर उसको म्यूचुअल फंड या इक्विटी मार्केट का नॉलेज नहीं होता है। तो मैं तो सबसे पहले उनको यही सलाह दूंगा, आप एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएं जो रजिस्टर्ड हो। अगर आप उनको जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आप नहीं जानते तो उनसे आप उनका आईडी कार्ड भी देख सकते हैं। उनके पास आईडी कार्ड रहता है गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइडेड, वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद उनका जो केवाईसी प्रोसेस होता है, उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी केवाईसी का प्रोसेस है वो होने के बाद आप अगर लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, स्कीम के बारे में अच्छे से समझ लें और थोड़े थोड़े अमाउंट से आप चालू करें, जैसे आपको उसका स्वाद पता पड़े, टेस्ट पता पड़े। देखिए, कोई भी अपन किसी रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो पहली बार जब जिस रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम सोचते हैं यहाँ क्या खाना मिलेगा, बट जब हम उस वहाँ पे एक बार जाते हैं और अच्छा खाना मिलता है तो हो सकता है दूसरी बार भी, अब कई बार हम वही डिश भी ऑर्डर करते हैं। तो वैसे ही धीरे धीरे अगर आप टेस्ट लेंगे और धीरे धीरे चीज़ों को आप समझेंगे तो फिर धीरे धीरे अपने निवेश को भी आप बढ़ाएंगे। तो आप सोचकर समझकर निवेश करें, जो भी करें, और अपने रिस्क प्रोफाइलिंग को हमेशा ध्यान में रखकर निवेश करें, ना कि पास्ट रिटर्न्स को देख के। जनरल जो निवेशक होता है यही गलती करता है, वो हमेशा पास्ट रिटर्न को देख के आता है, फलाने फंड ने इतना रिटर्न दिया 20% 30%, वो देख के आते हैं और वो जब पीक पे होता है वहाँ पे एंट्री मारते हैं, और उसके बाद जब मार्केट नीचे जाता है तो वो बोलते हैं नहीं हमारे साथ तो धोखा हो गया या हमारा किस्मत खराब है। तो हमेशा आप अपना पूरा निवेश करने से पहले जानकारी जुटा लें, समझ कर निवेश करें और सलाहकार से सलाह लेके निवेश करें। हमसे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, आदित्य जी उत्तर प्रदेश से। आदित्य जी नमस्कार। जी सर नमस्ते। आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम करके बोले जी, प्रश्न पूछिए।
आप टीवी का वॉल्यूम कम कर लें और फिर प्रश्न पूछें। जी, प्रश्न पूछिए। सर मेरा ये पूछना है कि मैं अभी जी, कोई बात नहीं, पूछिए। सर मेरा ये पूछना है कि प्रेजेंट टाइम में मैं अभी 25 साल का हूँ, तो मैं सिल्वर में निवेश करने के लिए सोच रहा हूँ, तो करूँ या ना करूँ? सिल्वर ने काफी लोगों को अट्रैक्ट किया है हरी जी। बिल्कुल। अभी पिछले गत दिनों में अगर देखा जाए तो सिल्वर ने सभी को जो है मौका दिया पैसा देखिए, बनाने का। मेरा इनके लिए एक सिंपल सा रहेगा, देखिए पैसा इनका है, इनको निवेश करना है, पर मेरी उसमें सलाह ये रहेगी, अगर आपका 15-20 साल का मूड है आपका इन्वेस्टमेंट करने का तो आप कर सकते हैं, पर अगर आप 2 साल का रिटर्न हटा दें गोल्ड और सिल्वर का, अगर 2 साल का पिछले 2024 और 25 का रिटर्न हटा दें तो एवरेज रिटर्न 7-8% से ही बढ़ा है सिल्वर और गोल्ड भी। बट अगर अभी लोगों ने 4,20,000 का भी देखा और 4,20,000 पे ही सबसे ज़्यादा लोगों ने निवेश किया, जो आज 2.5 लाख 2,30,000 के आसपास जो भी रेट है वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अगर आपका रिस्क कैपेसिटी है और आप रिस्क ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा हायर रिस्क ले सकते हैं, तो आपको निवेश करना चाहिए। और अगर आप इतना ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते तो आपके पास म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन है, आप उसके थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, एक दिन में कोई भी अमीर नहीं बनता, अगर एक दिन में अगर अमीर बनते होते लोग तो फिर ये देश पूरा अमीरों का देश होता। चलिए, तो कई बार अभी आपने जैसे बताया कि रिस्क और रिटर्न जी, तो प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है कि रिस्क लूंगा तभी रिटर्न बनेगा। बिल्कुल। तो वहां पे रिस्क और जैसे म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय रिस्क और रिटर्न में किस तरह से वो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन रखें जिससे उनको किसी भी तरह का शॉक ना लगे? देखिए, म्यूचुअल फंड में बेसिकली अगर देखा जाए तो रिस्क ना के बराबर है। वो कैसे, मैं आपको समझा रहा हूँ। आपने 100% इक्विटी फंड चूज किया, आपका पैसा पूरा का पूरा शेयर मार्केट में लग रहा है, तो आप बोलेंगे रिस्क आ गया जी। बट उसमें क्या होता है, आपके पास जो फंड मैनेजर है जो उस स्कीम को संभालता है, वो एक वेल क्वालिफाइड आदमी है जो आपका पैसा संभाल रहा है। तो फंड मैनेजर को पता है मेरे को कौन सा स्टॉक खरीदना है, उसकी पूरी रिसर्च टीम होती है, हर स्टॉक के ऊपर एक रिसर्च होता है, कब उस स्टॉक से एग्जिट होना है आपको पता भी नहीं पड़ता, वो एग्जिट हो जाता है प्रॉफिट बुक करके, और उसको कब दूसरा स्टॉक लेना है। तो वो एक वेल क्वालिफाइड आदमी है जो आपके पैसे को संभाल रहा है, और सही बात। हाँ, तो वहाँ रिस्क खत्म हो जाता है। और मैंने पहले भी बोला, अगर आपका लंबे समय का निवेश है तो लंबे समय में रिस्क हमेशा रिवॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वो भी आर से स्टार्ट हो रहा है, वो भी रिवॉर्ड भी आर से स्टार्ट हो रहा है। तो रिस्क में हमेशा रिवॉर्ड भी जुड़ा रहता है। बाकी अगर आप कम समय के लिए निवेश करना चाह रहे हैं, आप दीर्घकालिक निवेशक हैं, लंबा नहीं करना चाहते, आप छोटे समय के लिए करना चाह रहे हैं, तो आप रिस्क ना लेके उस हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बनाइए। आपके पास डेट ऑप्शन भी है, हाइब्रिड ऑप्शन भी है। बाकी रिस्क हमेशा रिवॉर्ड देता है। बोलते हैं हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न, नो रिस्क नो रिटर्न। आप डब्बे में पैसे डाल के रखिए, 100 रुपये ही पड़े रहेंगे। तो सिंपल कहानी है, आप उसको जितना लंबे समय के लिए निवेश करेंगे तो रिस्क ऑटोमेटिकली आपका कम हो जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। पेश है महिंद्रा ट्रैक्टर्स की नई टफ रेंज। इसमें है बेस्ट इन क्लास मैक्स टॉर्क और बैकअप टॉर्क जो दे से पहलवान वाला दम। महिंद्रा ट्रैक्टर्स, टॉर्क में नंबर 1, टफ हर दम। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छूयो नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। तो ये जो करुणामयी हृदय, वे सम्राटों के भी सम्राट थे भगवान के। स्वामी विवेकानंद भी सम्राटों के सम्राट थे, और स्वामी जी तो प्रत्येक तल पर ही सम्राट थे। तो ये जो भाव भूमि होती है हृदय की, ये सानिध्य से प्राप्त होती है संतों की। स्वामी विवेकानंद को किनका सानिध्य प्राप्त हुआ? रामकृष्ण परमहंस का। और उनका हृदय कैसा था? जो प्रतिपल माँ के लिए रोता रहता था। देखिए अवेकनिंग इंडिया सीजन 2 प्रत्येक शनिवार शाम 5 बजे डीडी नेशनल पर और शाम 5:30 बजे डीडी भारती पर। पेश है महिंद्रा ट्रैक्टर्स की नई टफ रेंज। इसमें है बेस्ट इन क्लास मैक्स टॉर्क और बैकअप टॉर्क जो दे से पहलवान वाला दम। महिंद्रा ट्रैक्टर्स, टॉर्क में नंबर 1, टफ हर दम। कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। हरीश जी, कई बार आपने जैसे बताया कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए जी, तो लोग जो है बच्चों की शादी और बच्चों की शिक्षा भी उनकी प्राथमिकता में आती है। बिल्कुल रहती है।
तो जैसे आपने रिटायरमेंट के लिए बताया कि SWP के थ्रू जो है हम पैसा ले सकते हैं और अपना रिटायरमेंट सुकून से बिता सकते हैं, बिल्कुल। तो क्या इसी तरह कोई और ऑप्शन है जो बच्चों की शादी और शिक्षा के लिए भी उपयुक्त होगा? बिल्कुल है। देखिए, जैसे छोटा बच्चा है आपके घर में, आप उनके नाम से SIP चालू करिए। बहुत सारे अच्छे चाइल्ड प्लान म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर अवेलेबल है। चाइल्ड प्लान के अलावा आप इक्विटी फंड्स के अंदर भी जा सकते हैं। बच्चों के हिसाब से मल्टी कैप फंड, फ्लैक्सी कैप फंड बहुत अच्छी कैटेगरी है। और स्टिल आप अगर लंबे समय के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, 15 साल 20 साल के प्लान कर रहे हैं, तो आप मिड कैप फंड कैटेगरी में भी जा सकते हैं, जहां पैसा अच्छा बन के मिलता है 15-20 साल में। जी, तो वो SIP बहुत अच्छा ऑप्शन है। और SIP में सबसे अच्छी चीज़ ये है, आपका एक तो NAV एवरेज हो रहा है हर महीने, और उसमें आप छोटे अमाउंट से चालू कर सकते हैं। हर किसी की अपनी अपनी पेइंग कैपेसिटी है, चाहे वो 1000 रुपये से लेकर आप 10,000 20,000 रुपये महीना, 25,000 रुपये महीना, जो भी आप डाल सकते हैं। और दूसरा, उसमें एक अच्छी आदत डालिए, बच्चे के जन्मदिन पर, हर जन्मदिन पर उसमें टॉपअप डालिए। बिल्कुल सही बात है। जो भी उसको नेक मिल रहा है, या माता पिता की तरफ से, ननियाल की तरफ से, दादा दादी की तरफ से, या किसी की तरफ से भी, आप उसके म्यूचुअल फंड में हर साल वो टॉपअप डालते रहिए। और आजकल एक बहुत अच्छा ऑप्शन और आ गया है, स्टेप अप SIP। स्टेप अप SIP आप 6 महीने या 12 महीने के टाइम पीरियड से स्टेप अप कर सकते हैं। स्टेप अप का मतलब है आप परसेंटेज में या पैसे वाइज, अगर आपकी 5,000 की SIP है, आपने 500 रुपये हर साल बढ़ाने, तो पहले साल 5,000, दूसरे साल 5,500, तीसरे साल 6,000, ऐसे वो बढ़ता जाएगा। उस पर आप एक कैपिंग भी दे सकते हैं। आपने सपोज 10,000 का कैपिंग दे दिया, तो 10,000 पे जाके वो 10,000 ही कटेगा जब तक बच्चा 18 साल का होगा, या आपका इंस्ट्रक्शन जब तक दिया हुआ होगा। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। उससे क्या होता है, एक तो यूनिट का एक्यूमुलेशन, साथ में आपका प्राइजिंग का भी अपना एक्यूमुलेशन अच्छा हो जाता है। तो वो बच्चों के लिए, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, दोनों के लिए अच्छी है चीज़ है। कई बार क्या रहता है कि हम बहुत सारी गलतियां म्यूचुअल फंड में कर देते हैं। म्यूचुअल फंड नो डाउट है तो सही है, लेकिन हमसे किस तरह की गलतियों को हमें अवॉइड करना चाहिए जिससे हम म्यूचुअल फंड के लाभ को लंबे समय तक जो है आनंद ले सकें? सबसे जो कॉमन गलती इन्वेस्टर करता है वो सबसे कॉमन गलती है पास्ट फंड परफॉर्मेंस। पास्ट फंड परफॉर्मेंस देख के आता है वो, फलाने फंड ने इतना रिटर्न दिया, मेरे को इस फंड के अंदर निवेश करना चाहिए। तो वो पास्ट फंड परफॉर्मेंस आप कभी भी देख के नहीं है। आज जो टॉप 5 फंड है, हो सकता है अगले साल वो टॉप 5 में उसमें से एक आध फंड हो या नहीं भी हो, तो वो सबसे कॉमन गलती है, वो नहीं आना चाहिए। या ऐसे फंड के अंदर आप डाल रहे हैं पैसा जिसमें बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क है, जहाँ स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा है और आपको उतनी कैपेसिटी नहीं है रिस्क लेने की, आप उस फंड के अंदर पैसा डाल रहे हो, तो ऐसे फंड्स के अंदर नहीं डालना चाहिए। कुछ फंड पहले लॉक इन वाले फंड भी आया करते थे, क्लोज एंडेड फंड आपको पता होगा, आजकल तो बंद हो गए। तो क्लोज एंडेड फंड लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता नहीं हुआ करता था, 3 साल का 5 साल का लॉक इन, पैसा डाल दिया, आपको 6-8 महीने बाद जरूरत है, आप निकाल नहीं सकते। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं। और सबसे बड़ी गलती आप कभी भी ये मत करिए, दूसरे का पोर्टफोलियो देख के आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। लोग क्या है, दूसरे को देख के वो बोलते हैं उसका बंगला बन गया तो मेरा भी बन जाएगा, पर ऐसा नहीं। उस बंगले के बनने के पीछे जो मेहनत है वो भी आपको देखनी पड़ेगी। तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लीजिए, समझिए चीज़ों को, आपका रिस्क कैपेसिटी देखिए, उसके हिसाब से निवेश कीजिए, बिल्कुल पैसा बनेगा लंबे समय, उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत संक्षिप्त में हम आपसे पूछना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि उन्हें क्या सजेशन देंगे जिससे वो निवेश करके लंबे समय में एक वेल्थ क्रिएशन कर सकें? देखिए, सबसे पहले लोग क्या करते हैं, जो आपके पास इनकम आती है, आप उसमें से खर्चा करते हैं, खर्चा करने के बाद फिर बचत करते हैं। तो अब इसको सबसे पहले तो उल्टा कीजिए, पहले बचत करना चालू कीजिए, उसके बाद खर्चा कीजिए, तो उसके आपका बचत तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में आपको एक लंबे समय में अच्छे आपको रिटर्न्स भी बनेंगे। तो लंबे समय के लिए निवेश कीजिए, धैर्य के साथ निवेश कीजिए, सोचकर समझकर निवेश करिए। थैंक यू सो मच, आप कार्यक्रम में पधारे और जो है आपने हमारे दर्शकों को खूब ढेर सारी जानकारियां दी, इसके लिए आभार। तो दर्शकों, इस प्रकार से आपने देखा कि हमारे एक्सपर्ट ने जो बताया आपको कि जब भी निवेश करें तो अपने कंसेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखें कि पहले हमें अपने खर्चों को जो है निकालना है और फिर उसके बाद हमें निवेश करना है। तो यहाँ पर जो है निवेश करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप सेविंग करिए, खर्चों का एलोकेशन देखिए, बचत करिए और उसे निवेश करिए। निवेश के लिए धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। अगले सप्ताह फिर हम मिलेंगे और नई जानकारी के साथ आपस में चर्चा करेंगे।
नमस्कार, आज मैं प्रस्तुत कर रही हूँ ताल चौताल।